बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम पहुँचे थे क्लब सेल्स के ऊपर। क्लब सेल्स का अदर नाम है क्लारा सेल्स, ठीक है। ये मौजूदगी करते हैं ब्रोंकियोल्स के अंदर, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि इनके अंदर साइटोक्रोम P450 होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपने याद रखना है कि ये एज ए स्टेम सेल एक्ट करता है, एज ए स्टेम सेल एक्ट करता है, ठीक है, फॉर सीलिएटेड सेल्स, सीलिएटेड सेल्स, ठीक है। जितने भी सीलिएटेड सेल्स हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्शन होगी, ठीक है, ये खुद को भी और जितने भी सीलिएटेड सेल्स हैं इनको भी प्रोडक्शन कौन करवाएगा? हमारा क्लब सेल करवाएगा, ठीक है। सो इनकी अपनी शेप किस तरह होती है? क्लब सेल की शेप किस तरह होती है? ये अपनी ये नॉन सीलिएटेड होते हैं, ठीक है। इनके पास सीलिया नहीं होता, मतलब ये सेल है उनके पास जो सीलिया नहीं होता, ठीक है, नॉन सीलिएटेड है, ठीक है। उसके बाद ये कॉलमनार भी हैं, कुछ कॉलमनार होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल होते हैं, ठीक है, विद सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। ये सेक्रेटरी ग्रैन्यूल क्या रिलीज़ करते हैं? साइटोक्रोम P450 रिलीज़ करते हैं और सर्फेक्टेंट रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये डेट्स ऑल अबाउट दी क्लब सेल जो आपको पता होना चाहिए। सिंपली ब्रोंकियोल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एज ए स्टेम सेल एक्ट करते हैं, ठीक है। और उधर कौन सा टाइप 2 जो न्यूमोसाइट्स हैं वो भी स्टेम सेल्स हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन किसकी कराते हैं? टाइप 1 न्यूमोसाइट्स की, और टाइप 2 खुद को प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है हमारा जो है अलवेलर सेल टाइप्स। वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो हमारे टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं वो कैसे एक्सचेंज में हेल्प करेगा। लेकिन इधर एक जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने मिसिंग होगी हमारी, वो ये है जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं वो हमने पढ़ लिए। एक होता है जिन्हें बोलते हैं पोर्स ऑफ कोहान, पोर्स ऑफ कोहान। ये क्या मौजूद होते हैं? ये फ़र्ज़ करें हमारा एक अलविलाई है, ये सेकंड अलविलाई है, थर्ड अलविलाई है। ये जो अलविलाई के दरमियान ओपनिंग्स होती हैं, दोनों को मिलाने वाले जो सेल्स, कुछ दफ़ा इनके दरमियान ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। ये जो ओपनिंग्स हैं अलविलाई के दरमियान को हम बोलते हैं पोर्स ऑफ कोहान, ठीक है। ये सिंपली क्या करते हैं कि एयर एक्सचेंज के लिए, मीन्स अगर इस अलविलाई में एयर आ रही है वो इधर से इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, इधर वाली इधर आएगी, इधर जाएगी, इधर वाली इधर जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि जब कोई बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया, ठीक है, वो भी क्या करता है? बैक्टीरिया इसका फ़ायदा उठाता है, ठीक है। अगर वो इस अलविलाई में इधर से वो दूसरे अलविलाई में फैल जाएगा, इधर से तीसरे अलविलाई में फैल जाएगा, वो इस तरह वो काफ़ी जगह में फैल जाएगा, ठीक है। सो डेट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट इन निमोनिया लाइक डिजीज, ठीक है। अगर इस तरह के बैक्टीरिया एक अलविलाई में आए तो उस तरह फिर डिजीज़ तो काज नहीं होगी, ठीक है। सो ये एक अलविलाई से दूसरे अलविलाई में पोर्स ऑफ कोहान के थ्रू ट्रैवल करेगा, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 न्यूमोसाइट्स थे, ठीक है, वो क्यूबॉइडल होते हैं, ठीक है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अल्वियुलर मैक्रोफेजेस का मतलब ये आपको पता है ऑलरेडी। अब हम आते हैं लॉ ऑफ लैप्लस की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ लैप्लस। लॉ ऑफ लैप्लस क्या कहता है कि सर्फेक्टेंट एंड लॉ ऑफ लैप्लस, लॉ ऑफ लैप्लस ये कहता है कि जितना एल्विलाई बड़ा होगा, एल्विलाई का सरफेस जितना ज़्यादा होगा उतना कोलैप्स कम होगा, ठीक है। और जितना एल्विलाई कम होगा उतना कोलैप्स ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बड़ा एल्विलाई होगा, जिसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, वो कहना ये चाह रहा है कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें कोलैप्स कम होगा, ठीक है, और जिसमें सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है, उसमें कोलैप्स ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि इधर एक फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले से हम समझने की कोशिश करेंगे। इधर लिखा गया कोलैप्सिंग प्रेशर। कोलैप्सिंग प्रेशर किसका? जो हमारे एल्विलाई हैं, ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 क्रॉस सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस। लॉ ऑफ लैप्लस क्या कह रहा था कि जो कोलैप्सिंग प्रेशर है और रेडियस ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कोलैप्सिंग प्रेशर
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के, मीन्स अगर रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना कोलैप्सिंग प्रेशर ज़्यादा कम होगा, ठीक है। और ये रेडियस हमारा बढ़ाता कौन है, ये हमारा बढ़ाता है ये एल्वियोलाई का साइज़ होता है अपना, ठीक है। और जो कोलैप्सिंग प्रेशर उतना ज़्यादा होगा जितना रेडियस कम होगा, ठीक है। मतलब कि एक एल्वियोलाई है इतना और एक एल्वियोलाई है इतना, ठीक है। ये जो एल्वियोलाई होगा इसकी कोलैप्सन का चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। और आपको भी पता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हमारा जो एल्वियोलाई है उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। सो इस जो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इसका सरफेस एरिया तो कम होगा, लेकिन इसको कोलैप्स होने से बचाता कौन है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, वो होता है हमारा सरफेक्टेंट, ठीक है। सरफेक्टेंट क्या करता है, डिक्रीज द सरफेस टेंशन, ठीक है। जब सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, तो हमारा ये वाला जो है रेडियस, ये जो हमारा डिक्रीज़ हुआ है, ये हमारा डिक्रीज़ हुआ है, तो इसको डिक्रीज़ करके ओवरऑल जो कोलैप्सिंग प्रेशर से बचा लेगा किसको, एल्वियोलाई से, ठीक है। सिंपली बस ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। और इसकी प्रोडक्शन कब स्टार्ट होती है, 20 वीक से लेके 35 वीक तक इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और इसकी जो लॉ ऑफ लैप्लास आपको सिंपली समझ जाएगा, वो सिंपली बस ये कह रहा है कि रेडियस जितना कम होगा, ठीक है, उतना कोलैप्सिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, उतने कोलैप्स होने के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। इधर जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो आपने याद रखनी है कि कंपोजिशन क्या है हमारी सरफेक्टेंट की, कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब कि ये बनता किस चीज़ से, जो सिंपल आपने याद रखना है। हमारा एक लेसिथीन का कंपोनेंट है लेसिथीन, ठीक है, लेसिथीन से बनता है उस लेसिथीन का क्या नाम है, उसका नाम है DPPC, डाई पालमाइटो, ठीक है, पालमेटाइल फास्फा, डाई पालमेटाइल फास्फा टीडी कोलाइन, ठीक है। ये DPPC ये एक लेसिथीन है जिससे हमें हमारा क्या बनता है, सरफेक्टेंट, ठीक है। ये आपने बस याद रखना, ठीक है। और जो ग्लूकोकार्ड है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ये आपने याद रखना है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ठीक है। ये हमारी जो है सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी एक इम्पॉर्टेंट बीमारी की तरफ, वो है नियोनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। इसका हम ऑलरेडी नाम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं NRDS, नियोनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ आपको ये पता होना चाहिए, ये लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है। लाइफ थ्रेटनिंग किसकी वजह से है कि इसमें इन बेबीज़ में सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है। होता क्या है, मैकेनिज़्म आपको बताता हूँ इजी वर्ड्स में। हमारा जो सरफेक्टेंट है वो डिक्रीज़ होता है इसमें, ठीक है। जब सरफेक्टेंट डिक्रीज़ होता है पेशेंट में क्या होता है, इंक्रीज सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन हमने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, लॉ ऑफ लैप्लास पढ़ा है, ठीक है। उसमें जो सरफेस टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी है, कोलैप्सिंग प्रेशर के, ठीक है। सो जितनी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी उतना कोलैप्स होगा, ठीक है, एल्वियोलर कोलैप्स होगा, ठीक है। सो इन बच्चों में जब आप एक्सरे करेंगे आपको नज़र आएगा ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ किसका, लंग्स का, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है किसकी, NRDS की, ठीक है। इसके रिस्क फैक्टर क्या है कि किन बंदों में ये बीमारी होती है, किन बच्चों के अंदर। पहला कि जो बच्चा प्री मेच्योर पैदा हो, प्री मेच्योर, ठीक है, मीन्स वो 20 वीक से पहले पैदा हो जाए या 20 वीक से मतलब थोड़े दिनों बाद पैदा हो, क्योंकि सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन 20 वीक्स में स्टार्ट हुई, लेकिन ये तो नहीं कि स्टार्ट होते साथ ही पूरे का पूरा बन जाए, ठीक, वो आस्ते आस्ते बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो प्री मेच्योरिटी होगी। सेकंड है मटरनल डायबिटीज़, मीन्स जो फीमेल है, माँ है उसको डायबिटीज़ है, ठीक है। और जब माँ से इंसुलिन बच्चे में जाएगा, ठीक है, फीटल इंसुलिन डिक्रीज़ होगा बच्चे के अंदर, ठीक है। मटरनल डायबिटीज़ की वजह से जो इंसुलिन है, ठीक है, फीटल इंसुलिन मीन्स जो माँ से इंसुलिन बच्चे में जाएगा, उससे क्या होगा कि जो सरफेक्टेंट डिक्रीज़ हो जाएगा,
सर्फेक्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। वेट करें 1 मिनट, लाइन से खत्म करता हूँ। इसमें जो क्या होगा, सर्फेक्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन सिंपली अपनी बात है, जो इंसुलिन है ठीक है वो क्या करती है, सर्फेक्टेंट डिक्रीज कराती है। सो ऐसी फीमेल जिनमें ऑलरेडी शुगर की बीमारी है ठीक है, तो जब वो इंसुलिन लेगी तो जब वो बच्चे में जाएगा तो वो उसमें सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम कर देगी, जिसकी वजह से जब बच्चा पैदा होगा उसमें नियोनेटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट, एक प्रीमी मैच्योरिटी, सेकंड मैटरनिटी, तीसरा क्या है, सी सेक्शन। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, जब बच्चा वजाइना के थ्रू पैदा होता है, वजाइना के थ्रू ठीक है, उसकी जो लंग्स हैं ठीक है उसके ऊपर स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, उसका सर्फेक्टेंट रिलीज होता है। लेकिन जो बच्चा सी सेक्शन से पूरा होता है ठीक है, उसके ऊपर डिक्रीज स्ट्रेस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड, लेस ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिलीज होता है। ठीक है, ठीक है, और जब ग्लूकोकॉर्टिकोइड मतलब कि कार्टिकोइड लेस रिलीज होगा, उस वजह से जो सर्फेक्टेंट है वो कम रिलीज होगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से NRDS के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंपली ये है। सो इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, फीमेल में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इनमें ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे कि जो मदर है उसको हम देंगे ग्लूकोकार्टिकोइड्स बर्थ से पहले, मींस बच्चे को बर्थ देने से पहले उसको क्या देंगे, ग्लूकोकार्टिकोइड्स देंगे। ठीक है, सेकंड हम एक्सोजीनियस सर्फेक्टेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, बच्चे को बाहर से सर्फेक्टेंट देंगे क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्शन कम है। ठीक है, और ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, और ऑक्सीजन थेरेपी केयरफुली देंगे। केयरफुली, ये अपनी बात याद है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है कि वो कौन सी बीमारी है कि बच्चा जब पैदा हुआ आपने उसको ऑक्सीजन दी और ऑक्सीजन आपने ज़्यादा दे दी। ठीक है, तो उस बच्चे में क्या क्या देखने को नज़र, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें रेटिनोपैथी नज़र आएगी। रेटिनोपैथी अपने रिब से याद रखना है, RIB रिब, रेटिनोपैथी। उसके बाद इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज, और लास्ट पे ब्रोंको पुल्मोनरी डिस्प्लेशिया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको उस बच्चे में देखने को नज़र आएंगी जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा दे दी जाएगी। ठीक है, सो हम लंग मैच्योरिटी चेक कैसे करते हैं। ठीक है, कि मतलब कि बेबी आपके पास मतलब कि माँ है ठीक है, उसकी डिलीवरी होनी है। ठीक है, उसमें हम कैसे चेक करेंगे कि वेदर इसका जो लंग है वो मैच्योर हो गया कि नहीं। ठीक है, वो ऐसे चेक करेंगे, हमारे जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ठीक है, उसमें होते हैं नॉर्मली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है लेसिथिन, ठीक है, दूसरा क्या है, स्विंगोमाइलिन। ठीक है, लेसिथिन का वो पता चल कि हमारा उसका कंपोनेंट है, सर्फेक्टेंट का कंपोनेंट है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं L/S रेशो। ठीक है, ये हम एमनियोटिक फ्लूइड में चेक करेंगे बेबी के। ठीक है, अगर L/S रेशो 2 से ज़्यादा होगी या 2 के इक्वल होगी उसे हम बोलेंगे लंग्स मैच्योर। ठीक है, लेकिन ऐसा बच्चा जिसमें ये लेस देन 1.5 होगी, NRDS रिस्क होगा उस बच्चे में। ठीक है, सो ये हम चेक करते हैं बच्चों के अंदर L/S रेशो। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो डेट्स ऑल अबाउट दी लंग मालफॉर्मेशंस, न्यूमोसाइड्स, सर्फेक्टेंट, NRDS। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी। ठीक है, उम्मीद अब टू द नेक्स्ट वीडियो, अब हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी। सो अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।